आज की दुनिया में हर कोई एक अजीब सी दौड़ में शामिल है। सुबह से रात तक हम खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। काम पर परफेक्ट एम्प्लॉय बनना है, घर पर परफेक्ट बेटा या बेटी बनना है, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखानी है। और इस सब में कहीं ना कहीं हम खुद को ही खो देते हैं। हम मास्क पहनकर जीने लगते हैं, अपनी असलियत छुपाने लगते हैं। और ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं कोई हमारी कमजोरियां ना देख ले। नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे। यह किताब है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, जिसे लिखा है डॉक्टर ब्रेने ब्राउन ने। ब्रेने ब्राउन एक मशहूर शोधकर्ता हैं जिन्होंने 12 साल तक हजारों लोगों की कहानियां सुनी। उन्होंने शर्म, डर, कमजोरी और खुशी जैसी भावनाओं पर गहरा अध्ययन किया। और जब उन्होंने अपनी रिसर्च के नतीजे देखे तो खुद हैरान रह गई। उन्होंने पाया कि जो लोग सच में खुश और संतुष्ट हैं वे परफेक्ट नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी खामियों को अपना लिया है। इस किताब में ब्राउन बताती हैं कि कैसे हम अपनी इम्परफेक्शंस को स्वीकार करके एक पूर्ण दिल से जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और समझते हैं कि असली खुशी का रहस्य क्या है। ब्राउन की रिसर्च में एक शब्द बार बार सामने आया, होल हार्टेड। जब उन्होंने हजारों लोगों की कहानियां सुनी तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग अलग तरह से जीते हैं। ये वो लोग थे जो जिंदगी को पूरे दिल से जीते हैं, बिना किसी डर के, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। ब्राउन ने इन लोगों को होल हार्टेड लोग कहा। होल हार्टेड जीवन का मतलब है अपनी पूरी सच्चाई के साथ जीना। यह एक ऐसा तरीका है जीने का जहां आप यह नहीं सोचते कि मुझे कैसा होना चाहिए, बल्कि आप वैसे ही रहते हैं जैसे आप हैं। होल हार्टेड लोग अपनी कमजोरियों को छुपाते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत मानते हैं। वे जानते हैं कि परफेक्ट होना असंभव है और इस सच को स्वीकार करने में ही असली स्वतंत्रता है। ब्राउन की रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण खोज यह था कि होल हार्टेड जीवन 3 खास चीजों पर टिका है। ये 3 चीजें हैं साहस, करुणा और जुड़ाव। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरी किताब की रीढ़ है। पहली चीज है साहस। जब हम साहस की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी हीरो की तस्वीर आती है, कोई बड़ा काम करने वाला इंसान। लेकिन असली साहस इससे बिल्कुल अलग है। साहस शब्द लैटिन भाषा के शब्द कोर से आया है, जिसका मतलब होता है दिल। और पुराने समय में साहस का मतलब था पूरे दिल से अपनी कहानी बताना। यही वो साहस है जिसकी हमें जरूरत है। यह साहस है अपनी असलियत दिखाने का, अपनी कमजोरियां स्वीकार करने का। जब कोई आदमी अपने दोस्त से कहता है कि मैं डर रहा हूं या मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो वह साहस दिखा रहा है। जब कोई अपनी गलती मान लेता है तो वह साहस दिखा रहा है। ब्राउन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कि वल्नरेबिलिटी यानी कमजोर दिखना यह कायरता नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा साहस है। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियां दिखाएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपनी कमजोरियां दिखाते हैं तो हम दूसरों को भी ऐसा करने की इजाजत देते हैं। हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग असली हो सकते हैं। दूसरी चीज है करुणा, और यहां सबसे जरूरी बात है खुद के प्रति करुणा। हम दूसरों के साथ तो दयालु होते हैं, लेकिन खुद के साथ बेहद कठोर हो जाते हैं। जब हमारा दोस्त गलती करता है तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हर कोई गलती करता है। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो अपने आप को कोसते हैं। हम खुद से कहते हैं कि मैं कितना बेकार हूं, मुझसे यह भी नहीं हो सका। यह खुद के प्रति क्रूरता है। तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज है जुड़ाव। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें दूसरों के साथ जुड़ाव की जरूरत है। लेकिन यहां सवाल यह है कि हम कैसे जुड़ते हैं। ब्राउन ने अपनी रिसर्च में पाया कि ज्यादातर लोग असली जुड़ाव नहीं बना पाते, क्योंकि वे डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर लोगों ने मेरी असलियत देख ली तो वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो वे एक नकली वर्जन दिखाते हैं अपना। वे वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से बने रिश्ते खोखले होते हैं। असली जुड़ाव तब होता है जब दोनों लोग अपनी असलियत के साथ मौजूद होते हैं। जब हम अपना मास्क उतारते हैं तो ही हम किसी के करीब आ सकते हैं, और यह जुड़ाव ही हमें बिलोंगिंग यानी अपनापन का एहसास देता है। बिलोंगिंग का मतलब है कि हम जहां हैं वहां हम खुद होकर रह सकते हैं। हमें अपने आप को बदलना नहीं पड़ता। ब्राउन ने एक महत्वपूर्ण फर्क बताया है फिटिंग इन और बिलोंगिंग में। फिटिंग इन का मतलब है खुद को बदलकर किसी ग्रुप में शामिल होना। बिलोंगिंग का मतलब है बिना बदले स्वीकार किए जाना। हम सब फिटिंग इन के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में हमें चाहिए बिलोंगिंग।
और बिलोंगिंग तभी मिलती है जब हम अपनी असलियत दिखाने का साहस करते हैं। यह तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। साहस हमें अपनी असलियत दिखाने की ताकत देता है। करुणा हमें गलतियां करने और सीखने की आजादी देती है। और जुड़ाव हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब यह तीनों चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं तो हम होल हार्टेड जीवन जीने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर होल हार्टेड जीवन इतना अच्छा है तो हर कोई ऐसे क्यों नहीं जीता? क्योंकि हमारे रास्ते में तीन बड़ी रुकावटें हैं। पहली है शर्म, दूसरी है डर और तीसरी है यह भाव कि मैं काफी नहीं हूं। शर्म को ब्राउन ने सालों तक स्टडी किया है और उनका कहना है कि यह सबसे खतरनाक भावना है। शर्म सिर्फ यह नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया, शर्म यह है कि मैं ही गलत हूं। यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। गिल्ट यानी अपराध बोध कहता है मैंने गलती की, लेकिन शर्म कहती है मैं ही गलती हूं। ब्राउन कहती हैं कि शर्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम प्यार और बिलोंगिंग के लायक नहीं हैं, और यह सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। शर्म अलग अलग तरह से आती है। कभी यह कहती है तुम बहुत मोटे हो, कभी कहती है तुम काफी सक्सेसफुल नहीं हो, कभी कहती है तुम अच्छे पेरेंट नहीं हो। हर किसी के लिए शर्म का कारण अलग होता है, लेकिन नतीजा एक ही होता है। हम अपनी असलियत छुपाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर लोगों ने मेरी असलियत देख ली तो वे मुझे रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी बड़ी रुकावट है डर, और यह डर भी कई तरह का होता है। डर है रिजेक्शन का, डर है फेलियर का, डर है अकेले रह जाने का। ब्राउन कहती हैं कि यह डर हमें अपनी कंफर्ट जोन में रहने पर मजबूर करता है। हम नई चीजें ट्राई नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि फेल हो जाएंगे। हम अपनी फीलिंग्स नहीं बताते क्योंकि डरते हैं कि रिजेक्ट हो जाएंगे। यह डर हमें जिंदा तो रखता है लेकिन जीने नहीं देता। तीसरी और शायद सबसे आम रुकावट है यह भाव कि मैं काफी नहीं हूं। ब्राउन इसे स्कैरसिटी कहती हैं। यह एक ऐसा भाव है जो हमें हमेशा कहता है कि तुम्हारे पास काफी नहीं है। तुम काफी अच्छे नहीं हो, काफी स्मार्ट नहीं हो, काफी सक्सेसफुल नहीं हो, काफी थिन नहीं हो, काफी रिच नहीं हो। यह नेवर एंडिंग लिस्ट है। और इसका नतीजा क्या होता है? हम हमेशा भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं ये अचीव कर लूं तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। ब्राउन कहती हैं कि ये तीनों चीजें मिलकर हमें एक जाल में फंसा देती हैं। हम शर्म के कारण अपनी असलियत छुपाते हैं, डर के कारण रिस्क्स नहीं लेते, और ये सोचते रहते हैं कि हम काफी नहीं हैं। इससे निकलने का एकमात्र रास्ता है इन चीजों को पहचानना और फिर कॉन्शियसली इनसे लड़ना। अब हम बात करेंगे 10 गाइड पोस्ट्स की जो होल हार्टेड जीवन का नक्शा है। पहला गाइड पोस्ट है प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी, और इसके साथ जो चीज छोड़नी पड़ती है वह है दूसरों की सोच की परवाह। प्रामाणिकता का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह है अपनी असलियत के साथ जीना। यह है वो बनना जो आप सच में हैं, न कि वो जो दूसरे चाहते हैं कि आप बने। लेकिन यह जितना सुनने में आसान लगता है उतना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बचपन से ही यह सीखते आए हैं कि दूसरों को खुश रखना जरूरी है, लोग क्या कहेंगे यह सोचना जरूरी है। रिसर्च में एक बात बार बार सामने आई। जो लोग ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था। उन्होंने तय किया था कि वे अपनी वैल्यूज के हिसाब से जिएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यह डिसीजन आसान नहीं था, इसमें बहुत करेज लगा था, लेकिन एक बार यह डिसीजन लेने के बाद उन्हें एक अलग तरह की आजादी मिली। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी जॉब में हैं जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन यह जॉब प्रेस्टिजियस है, अच्छी सैलरी देती है और आपके पेरेंट्स को गर्व महसूस होता है। ऑथेंटिक जीवन जीने का मतलब है यह साहस करना कि आप अपने दिल की सुने। शायद आप आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, शायद आप टीचिंग करना चाहते हैं, शायद आप कुछ और करना चाहते हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है यह रिस्क लेना और अपनी असली कॉलिंग फॉलो करना। लेकिन ऑथेंटिसिटी सिर्फ बड़े डिसीजंस के बारे में नहीं है, यह रोज की छोटी छोटी चीजों में भी होती है। जब आपका फ्रेंड कहता है कि चलो इस मूवी को देखते हैं और आपको वह मूवी पसंद नहीं, तो क्या आप ऑनेस्टली कह पाते हैं कि मुझे यह पसंद नहीं, चलो कुछ और देखते हैं? या आप हाँ कह देते हैं क्योंकि आप उसे नाराज नहीं करना चाहते? ये छोटी छोटी चॉइसेस हैं जो मिलकर आपकी ऑथेंटिसिटी बनाती है। अब सवाल यह है कि हम ऑथेंटिक क्यों नहीं बन पाते? सबसे बड़ा कारण है यह डर कि लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। हम सोचते हैं कि अगर मैं अपनी असली सोच बताऊंगा तो लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं अपने रियल इंटरेस्ट्स शेयर करूंगा तो लोग हंसेंगे। तो हम एक मास्क पहन लेते हैं।
हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो एक्सेप्टेबल है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को सब कुछ बता दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दें। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने आप से ऑनेस्ट होना और फिर डिलिबरेटली ये चूज करना कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं और किसके साथ। एक और बात जो रिसर्च में क्लियर हुई वह ये कि ऑथेंटिक लोग बाउंड्रीज बनाते हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए क्या ओके है और क्या नहीं, और वे इसे क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव आपकी लाइफ के बारे में अनवांटेड एडवाइस देता रहता है। ऑथेंटिक पर्सन यह कहने का साहस रखता है कि मैं आपकी केयर की अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। ऑथेंटिसिटी कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहला काम है अपनी वैल्यूज को पहचानना। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फैमिली, क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस, ऑनेस्टी, एडवेंचर, ये सब अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। जब आप अपनी वैल्यूज क्लियर हैं तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आप हर सिचुएशन में यह पूछ सकते हैं कि क्या यह चॉइस मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन करती है। दूसरा काम है प्रैक्टिस करना। ऑथेंटिसिटी एक मसल की तरह है जिसे मजबूत करना पड़ता है। शुरू में छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आप हमेशा दूसरों की राय से अग्री करते थे तो अब कभी कभी अपनी राय एक्सप्रेस करें। अगर आप हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते थे तो अब कभी कभी अपनी जरूरतों को प्रायोरिटी दें। दूसरा गाइड पोस्ट शायद सबसे चैलेंजिंग है और वह है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के प्रति करुणा। और इसे कल्टीवेट करने के लिए हमें परफेक्शनिज्म यानी पूर्णता की चाह छोड़नी पड़ती है। परफेक्शनिज्म क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह कोई अच्छी चीज है कि यह हमें बेहतर बनाती है, लेकिन यह सच नहीं है। रिसर्च में यह बात एकदम साफ है कि परफेक्शनिज्म शर्म पर आधारित होती है। यह इस बिलीफ से आती है कि अगर मैं परफेक्ट दिखूंगा, परफेक्ट परफॉर्म करूंगा, तो मैं शर्म, ब्लेम और जजमेंट से बच जाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्शनिज्म से हम और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। परफेक्शनिज्म और हेल्थी स्ट्राइविंग में क्या फर्क है? हेल्थी स्ट्राइविंग में हम खुद से पूछते हैं कि मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं। परफेक्शनिज्म में हम खुद से पूछते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हेल्थी स्ट्राइविंग में हम अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हैं। परफेक्शनिज्म में हम हमेशा उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमने गलत की। यह एक नेवर एंडिंग साइकिल है जहां हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन अच्छी रही, लोगों ने अप्रिशिएट किया, बॉस ने तारीफ की, लेकिन आपने एक स्लाइड में एक टाइपो छोड़ दिया। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आप पूरी रात उस टाइपो के बारे में सोचते रहेंगे। आप खुद को कोसेंगे कि मैं कितना केयरलेस हूं। पूरी अच्छी प्रेजेंटेशन भूल जाएगी और बस वह एक गलती याद रहेगी। यह है परफेक्शनिज्म का नुकसान। इसके ऑपोजिट है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के साथ काइंडनेस से पेश आना, खासकर जब हम गलती करें। यह 3 चीजों पर आधारित है। पहली है सेल्फ काइंडनेस, दूसरी है कॉमन ह्यूमैनिटी और तीसरी है माइंडफुलनेस। सेल्फ काइंडनेस का मतलब है खुद से वैसे ही बात करना जैसे हम अपने अच्छे दोस्त से करते। जब आपका दोस्त गलती करता है तो आप उसे थोड़े ही कहते हैं कि तुम बेकार हो। आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, हर किसी से गलती होती है, अगली बार बेहतर करना। तो फिर जब हम खुद गलती करें तो हम अपने आप से ऐसी क्रूल बातें क्यों करते हैं? सेल्फ काइंडनेस का मतलब है यह समझना कि मैं भी इंसान हूं और इंसान से गलती होती है। कॉमन ह्यूमैनिटी का मतलब है यह रियलाइज करना कि सफरिंग और इम्परफेक्शन ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है। हम अकेले नहीं हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। हर कोई स्ट्रगल करता है, हर कोई गलती करता है, हर किसी को पेन होता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अपने आप को आइसोलेट नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना विदाउट जजमेंट के। जब हम गलती करते हैं तो हम 2 एक्सट्रीम्स में से एक में चले जाते हैं। या तो हम अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, या फिर हम उसमें इतने डूब जाते हैं कि बाहर नहीं निकल पाते। माइंडफुलनेस है बीच का रास्ता। यह है अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, उन्हें फील करना, लेकिन उनमें फंस नहीं जाना। अब सवाल यह है कि हम परफेक्शनिज्म को कैसे छोड़ें। सबसे पहले तो यह पहचानना होगा कि परफेक्शनिज्म कहां से आती है। यूजुअली ये हमारे बचपन से आती है। शायद हमें बचपन में तभी प्रेज मिलता था जब हम परफेक्ट परफॉर्म करते थे। शायद हमने सीखा कि लव कंडीशनल है, कि हमें प्यार तभी मिलेगा जब हम अच्छे ग्रेड्स लाएं, जब हम अच्छा बिहेव करें। यह पैटर्न अडल्ट लाइफ में कंटिन्यू होता रहता है। परफेक्शनिज्म को छोड़ने के लिए हमें यह समझना होगा
कि हमारी वर्थ कंडीशनल नहीं है। हम वैल्यूएबल हैं क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी वर्थ हमारी अचीवमेंट से नहीं आती। हम अपनी जॉब टाइटल नहीं हैं, अपनी सैलरी नहीं है, अपने अवार्ड्स नहीं हैं। हम इससे बहुत ज्यादा हैं। एक प्रैक्टिकल टिप है अपनी इनर क्रिटिक को पहचानना। हम सबके मन में एक आवाज होती है जो हमें कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करती रहती है। अगली बार जब ये आवाज आए तो उसे नोटिस करें, उसे एक नाम दे दें और फिर कॉन्शियसली उसे चैलेंज करें। अगर वह कहती है कि तुमने ये गलत किया, तो आप कहें कि हाँ, मैंने गलती की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूं। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है ग्रेटिट्यूड। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि मेरे पास क्या है। और ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है। याद रखिए कि सेल्फ कंपैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो ओवरनाइट आ जाएगी। ये एक प्रैक्टिस है, एक जर्नी है। कुछ दिन आप इसमें अच्छे होंगे, कुछ दिन स्ट्रगल करेंगे, और वह भी ओके है, क्योंकि सेल्फ कंपैशन का मतलब ही है अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना। तीसरा मार्गदर्शक है लचीलापन, यानी मजबूती पैदा करना। और इसके लिए हमें छोड़नी पड़ती है वो आदत जिसमें हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं और यह मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लचीलापन क्या है? यह वह ताकत है जो हमें मुश्किल समय में संभलने में मदद करती है। जब जिंदगी में परेशानी आती है, जब चीजें गलत होती हैं, तब यह लचीलापन ही हमें उठकर फिर से खड़े होने की ताकत देता है। यह कोई जादू नहीं है कि कुछ लोग मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं और कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं। असल में लचीले लोगों ने कुछ खास आदतें और सोच विकसित की होती है। शोध में पाया गया कि लचीले लोग 5 चीजें करते हैं। पहला, वे आशा रखते हैं, लेकिन यहां आशा का मतलब सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है। आशा का मतलब है यह विश्वास कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं और मुझे रास्ता मिल जाएगा। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां हम योजना बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वे अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बहुत से लोग जब दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं तो वे इन भावनाओं को दबा देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा तो यह खुद चला जाएगा। लेकिन भावनाएं ऐसे काम नहीं करती। जब हम उन्हें दबाते हैं तो वे और मजबूत होकर वापस आती हैं। लचीले लोग अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा, वे अपने आप पर दया रखते हैं। जब वे गलती करते हैं तो वे खुद को बुरा भला नहीं कहते। वे समझते हैं कि गलती इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। चौथा, वे आभारी होते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि यह देखते हैं कि उनके पास क्या है। और पांचवा, वे आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। यहां आध्यात्मिकता का मतलब जरूरी नहीं कि धार्मिक होना। इसका मतलब है यह विश्वास कि हम किसी बड़ी चीज से जुड़े हैं, कि हमारा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है। अब बात करते हैं उस चीज की जो लचीलापन बनने से रोकती है। वह है सुन्नता। जब जिंदगी कठिन हो जाती है, जब दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो हम अपनी भावनाओं को महसूस करना बंद कर देते हैं। हम खुद को सुन्न कर लेते हैं, और यह करने के बहुत से तरीके हैं। कोई शराब पीकर करता है, कोई बहुत ज्यादा खाकर, कोई टीवी देखकर, कोई सोशल मीडिया पर घंटों बिताकर, कोई काम में इतना डूब जाता है कि अपनी भावनाओं के लिए समय ही नहीं बचता। समस्या यह है कि हम चुनकर भावनाओं को सुन्न नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ दुख और गुस्से को सुन्न करूंगा, लेकिन खुशी और प्यार को महसूस करूंगा। जब हम भावनाओं को सुन्न करते हैं तो सभी भावनाएं सुन्न हो जाती हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, मैं खाली हूं अंदर से। यह सुन्नता का नतीजा है। एक और चीज जो लचीलापन बनने से रोकती है वह है असहायता का भाव। यह सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। और देखिए, कुछ चीजें सच में हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हम मौसम नहीं बदल सकते, हम दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते, हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। हम अपनी सोच पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपने कार्यों पर नियंत्रण रख सकते हैं। लचीलापन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी भावनाओं से दोस्ती करनी होगी। जब आप उदास महसूस करें तो उस उदासी को महसूस करें। खुद से पूछें कि यह उदासी कहां से आ रही है, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। जब आप गुस्से में हों तो उस गुस्से को पहचानें।
शायद वह गुस्सा आपको बता रहा है कि आपकी कोई सीमा तोड़ी गई है। भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वे हमारी मार्गदर्शक हैं। दूसरा, अपने आप से यह पूछना शुरू करें कि मेरे नियंत्रण में क्या है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, यह आपके नियंत्रण से बाहर था, लेकिन अब आगे क्या करना है यह आपके नियंत्रण में है। आप नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं, आप कोई नया कौशल सीख सकते हैं, आप अपने करीबी लोगों से मदद मांग सकते हैं। जब हम यह पहचानते हैं कि हमारे पास विकल्प है, तो असहायता का भाव कम होने लगता है। तीसरा, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। रोज सुबह उठकर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। जब हम आभारी होते हैं तो हमारा ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर अपने आशीर्वादों पर जाता है, और यह बदलाव हमारी पूरी सोच बदल देता है। चौथा, संबंध बनाएं। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन है लचीलेपन का। जब हम अकेले होते हैं तो हमारी मुश्किलें और बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ अपनी परेशानी साझा करते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको सहारा दें, जो आपको सुने, जो आपकी परवाह करें। याद रखिए कि लचीलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास या तो है या नहीं है। यह एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। हर बार जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं और उससे बाहर निकलते हैं, आप थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। चौथा, मार्गदर्शक बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह हमारी सामान्य सोच को चुनौती देता है। हम सोचते हैं कि जब हम खुश होंगे तो आभारी हो जाएंगे, लेकिन शोध में पाया गया कि असल में उल्टा होता है। पहले आभार आता है, फिर खुशी आती है। जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन आभार कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाए। यह एक अभ्यास है, एक आदत है जिसे जानबूझकर विकसित करना पड़ता है। जो लोग पूरे दिल से जीते हैं उन्होंने आभार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। कोई सुबह उठकर डायरी में लिखता है, कोई रात को सोने से पहले सोचता है, कोई अपने परिवार के साथ खाने की मेज पर साझा करता है। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन नियमितता जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि आभार और खुशी के रास्ते में क्या आता है। पहली चीज है कमी का भाव। यह वह सोच है जो हमेशा कहती है कि काफी नहीं है, काफी समय नहीं है, काफी पैसा नहीं है, काफी सफलता नहीं है। हम सुबह उठते हैं और पहला विचार यही होता है कि कल कितनी नींद नहीं आई, कितना काम बचा है, कितनी समस्याएं हैं। यह कमी की सोच हमें उन सभी चीजों से अंधा बना देती है जो हमारे पास है। दूसरी चीज है वह डर जो खुशी के साथ आता है। यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। बहुत से लोग खुशी से डरते हैं। शोध में जब लोगों से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल यानी कमजोर कब महसूस करते हैं, तो एक आम जवाब था खुशी के क्षणों में। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अचानक ये डर आ जाता है कि कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस डर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपका बच्चा सो रहा है, बहुत शांति से, बहुत प्यारा लग रहा है। आप उसे देखते हैं और आपका दिल प्यार से भर जाता है। और फिर अचानक आपके दिमाग में एक विचार आता है कि कहीं इसे कुछ हो गया तो। आप सोचने लगते हैं बीमारी के बारे में, दुर्घटना के बारे में, सभी बुरी चीजों के बारे में जो हो सकती हैं। यह क्या है? यह है खुशी के साथ आने वाला डर। हम इतने ज्यादा प्यार करते हैं कि खोने का डर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। इस डर से निपटने के लिए बहुत से लोग एक रास्ता अपनाते हैं। वे अपनी खुशी में पूरी तरह नहीं डूबते। वे थोड़ा दूर रहते हैं, थोड़ा सतर्क रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा खुश नहीं हूंगा तो दुख भी कम होगा। लेकिन यह गलत है। जब हम अपनी खुशी को दबाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को ही दबा देते हैं। शोध में पाया गया कि जो लोग पूरे दिल से जीते हैं वे इस डर को अलग तरह से संभालते हैं। वे आभार व्यक्त करते हैं। जब वे खुश होते हैं तो वे उस खुशी के लिए शुक्रगुजार होते हैं। वे उस पल को पूरी तरह जीते हैं। और जब डर आता है तो वे उसे पहचानते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे खुद से कहते हैं कि मैं यहां हूं, अभी इस पल में, और यह पल खूबसूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात जो समझनी चाहिए वह यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम एक दिन पहुंच जाएंगे और फिर हमेशा के लिए खुश रहेंगे। खुशी छोटे छोटे पलों में होती है। एक अच्छी बातचीत में, एक गर्म चाय के प्याले में, धूप की किरण में, किसी प्यारे इंसान की मुस्कान में। जब हम इन पलों को पहचानते हैं और उनके लिए आभारी होते हैं तो हमारी जिंदगी खुशी से भर जाती है। आभार विकसित करने के लिए कुछ व्यावहारिक तरीके हैं। पहला,
और सबसे प्रभावी तरीका है आभार डायरी रखना। हर रोज 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ लिखना काफी नहीं है, आपको उस आभार को महसूस करना होगा। जब आप लिखें कि मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूं, तो एक पल रुकें और सच में उस आभार को महसूस करें। अपने परिवार के चेहरे याद करें, उनके साथ बिताए पलों को याद करें। दूसरा तरीका है आभार व्यक्त करना। अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें बताएं, धन्यवाद कहें और बताएं कि उनके काम ने आपको कैसे मदद की। यह छोटी सी बात दोनों के लिए खुशी लाती है। जो देता है उसे भी अच्छा लगता है और जो लेता है वह भी आभारी महसूस करता है। तीसरा तरीका है कठिन समय में भी आभार खोजना। यह सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी है। जब चीजें गलत हो रही हों, तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। शायद वह सीख है जो हमें मिल रही है, शायद वह ताकत है जो हम खोज रहे हैं, शायद वह लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। जब हम कठिन समय में आभार खोज लेते हैं तो हम उस समय से ज्यादा आसानी से गुजर जाते हैं। खुशी के बारे में एक आखिरी बात। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, यह अंदर से आती है। नई कार खरीदने से, बड़े घर में रहने से, ज्यादा तनख्वाह पाने से। शायद थोड़े समय के लिए खुशी मिले, लेकिन वह टिकती नहीं। असली खुशी तब आती है जब हम अपनी जिंदगी के साथ जुड़े होते हैं, जब हम मौजूद होते हैं, जब हम आभारी होते हैं, और यह खुशी कोई नहीं छीन सकता। पांचवां मार्गदर्शक हमें सिखाता है अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना। हम सभी के अंदर एक अंतर ज्ञान होता है, एक आंतरिक ज्ञान जो हमें सही रास्ता दिखाता है। लेकिन बहुत बार हम इस आवाज को अनसुना कर देते हैं क्योंकि हम निश्चितता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास सारे जवाब हों, हमें पूरी जानकारी हो, कोई जोखिम ना हो। अंतर्ज्ञान क्या है? यह वह ज्ञान है जो तर्क से नहीं आता। यह वह समझ है जो अनुभव से बनती है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और आपको एक एहसास होता है कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं, यह अंतर्ज्ञान है। जब आप किसी निर्णय के बारे में सोचते हैं और कुछ आपके अंदर कहता है कि यह सही नहीं लग रहा, यह अंतर्ज्ञान है। यह आपके शरीर की, आपके मन की, आपकी आत्मा की आवाज है। लेकिन हमारी दुनिया तर्क और डेटा की दुनिया है। हमें सिखाया जाता है कि भावनाओं पर भरोसा मत करो, सबूत चाहिए, तथ्य चाहिए। और यह गलत नहीं है, तर्क और डेटा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम सिर्फ तर्क पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक बुद्धि से कट जाते हैं। हम उस ज्ञान को खो देते हैं जो हमारे अनुभवों ने हमें दिया है। शोध में पाया गया कि जो लोग पूरे दिल से जीते हैं वे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे अंधे भरोसे से नहीं जीते। वे अपने अंतर्ज्ञान को तर्क के साथ मिलाते हैं। वे दोनों को सुनते हैं। अगर उनका अंतर्ज्ञान कुछ कह रहा है तो वे रुककर सोचते हैं कि यह क्यों कह रहा है। वे अपने अनुभवों को याद करते हैं, वे जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। अंतर्ज्ञान विकसित करने के लिए सबसे पहली चीज है शांति। जब हमारा मन शोर से भरा होता है तो हम अपनी आंतरिक आवाज नहीं सुन पाते। इसलिए हर रोज कुछ समय शांति में बिताना जरूरी है। यह ध्यान हो सकता है, यह प्रार्थना हो सकती है, यह बस चुपचाप बैठना हो सकता है। इस शांति में हम अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। दूसरी चीज है अपने शरीर को सुनना। हमारा शरीर बहुत कुछ जानता है। जब कुछ गलत होता है तो हमारा पेट सिकुड़ जाता है, हमारी सांस तेज हो जाती है, हमारे कंधे तन जाते हैं। जब कुछ सही होता है तो हमें हल्कापन महसूस होता है, आराम महसूस होता है। अगर हम अपने शरीर के इन संकेतों को सुनना सीख लें तो हमारा अंतर्ज्ञान मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने से रोकती है। वह है निश्चितता की जरूरत। हम चाहते हैं कि सब कुछ पक्का हो, कोई संदेह ना रहे, कोई जोखिम ना हो। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी अनिश्चित है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और यह अनिश्चितता हमें डराती है। इस डर से बचने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम हर संभव जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम हर संभावना की योजना बनाते हैं। हम नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही हम थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं। विश्वास यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। विश्वास का मतलब है यह भरोसा कि चाहे कुछ भी हो, मैं संभाल लूंगा। मेरे अंदर वह ताकत है जो मुझे
मुश्किलों से गुजरने में मदद करेगी। मैं अकेला नहीं हूं, कुछ बड़ी शक्ति मेरे साथ है। यह विश्वास हमें अनिश्चितता के साथ जीने की हिम्मत देता है। कुछ लोग यह विश्वास ईश्वर में रखते हैं, कुछ ब्रह्मांड में, कुछ प्रकृति में, कुछ मानवता में। रूप कोई भी हो, यह विश्वास हमें बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और यह एहसास हमें शांति देता है। अंतर्ज्ञान और विश्वास को मजबूत करने के लिए एक आखिरी सुझाव है अपने अतीत को देखना। उन समयों को याद करें जब आपने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया और वह सही निकला। उन समयों को याद करें जब चीजें अनिश्चित थीं, लेकिन फिर भी सब ठीक हो गया। यह याद करना हमें विश्वास दिलाता है कि हम फिर से कर सकते हैं। हमने पहले भी मुश्किलें संभाली हैं, हम फिर से संभाल लेंगे। छठा मार्गदर्शक हमें सिखाता है कि रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों या लेखकों के लिए नहीं है। यह हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। हम सभी में रचनात्मक शक्ति होती है, चाहे वह खाना बनाने में हो, बागवानी में हो, समस्या सुलझाने में हो या कोई भी काम हो। लेकिन बहुत से लोग अपनी रचनात्मकता को दबा देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे काफी अच्छे नहीं हैं। शोध में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। हर इंसान में रचनात्मकता होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है तुलना। हम अपने काम की तुलना दूसरों के काम से करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक मैं सबसे अच्छा नहीं बन सकता, तब तक कोशिश ही क्यों करूं। यह सोच हमारी रचनात्मकता को मार देती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको गाना पसंद है। आप गुनगुनाते हैं, शावर में गाते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि मेरी आवाज तो किसी गायक जैसी नहीं है, मैं तो कभी कोई प्रतियोगिता नहीं जीत सकता। तो आप गाना बंद कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गाने का मकसद सिर्फ प्रतियोगिता जीतना है? क्या गाने से आपको खुशी नहीं मिलती थी? क्या यह आपकी अभिव्यक्ति का जरिया नहीं था? जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि रचनात्मकता का असली मकसद क्या है। रचनात्मकता का मकसद कोई उत्पाद बनाना नहीं है। इसका मकसद है अभिव्यक्ति, खोज और जुड़ाव। जब हम कुछ बनाते हैं तो हम अपने अंदर की दुनिया को बाहर लाते हैं। हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पना को आकार देते हैं, और यह प्रक्रिया ही खूबसूरत है, चाहे परिणाम कैसा भी हो। शोध में यह भी पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से कुछ रचनात्मक करते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि वे पेशेवर कलाकार हों। हो सकता है वे बस अपने लिए लिखते हों या पेंटिंग करते हों या बागवानी करते हों। यह काम उन्हें खुशी देता है क्योंकि इसमें वे अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। इसमें वे मौजूद रहते हैं, पूरी तरह से उस पल में। तुलना का जहर इतना फैल गया है कि अब तो सोशल मीडिया ने इसे और भी बुरा बना दिया है। हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की चमकदार तस्वीरों से करते हैं। हम अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के अंत से करते हैं, और फिर हम हताश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्यों कोशिश करें। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जब आप किसी और का काम देखते हैं तो आप सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं। आप उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते, असफलताएं नहीं देखते, संघर्ष नहीं देखते। हर महान कलाकार, हर सफल व्यक्ति ने शुरुआत में बुरा काम किया था। उन्होंने गलतियां की, असफल हुए, फिर से कोशिश की। यह यात्रा आपको नहीं दिखती। रचनात्मकता को जगाने के लिए सबसे पहले तुलना छोड़नी होगी। यह आसान नहीं है क्योंकि तुलना करना हमारी आदत बन गई है। लेकिन हर बार जब आप खुद को किसी और से तुलना करते हुए पाएं तो रुकें। खुद से पूछें कि मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या मैं सीखने के लिए देख रहा हूं या खुद को बुरा महसूस कराने के लिए? अगर जवाब दूसरा है तो उस तुलना को जाने दें। दूसरा काम है अपनी अनोखी आवाज खोजना। कोई और आप जैसा नहीं है। आपके अनुभव अलग हैं, आपकी सोच अलग है, आपका नजरिया अलग है, और यही आपकी ताकत है। जब आप रचनात्मक काम करें तो यह मत सोचें कि दूसरे क्या बनाते हैं। सोचें कि आप क्या बनाना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी आवाज, चाहे वह कितनी भी अलग हो, महत्वपूर्ण है। तीसरा काम है अभ्यास करना। रचनात्मकता कोई जादू नहीं है जो कुछ खास लोगों को मिली है। यह एक कौशल है जो अभ्यास से बढ़ता है। जितना आप करेंगे उतना बेहतर होंगे। और यहां बेहतर का मतलब यह नहीं है कि आप किसी और जितने अच्छे हो जाएंगे। बेहतर का मतलब है कि आप कल के अपने आप से बेहतर हो जाएंगे।
चौथा काम है असफलता को गले लगाना। हर रचनात्मक व्यक्ति जानता है कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। हर चीज अच्छी नहीं बनेगी, कुछ प्रयोग विफल होंगे, कुछ विचार काम नहीं करेंगे, और यह बिल्कुल ठीक है। असफलता से हम सीखते हैं। असफलता हमें नई दिशाएं दिखाती है। अगर आप कभी असफल नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे। पांचवा और आखिरी काम है रचनात्मकता को प्राथमिकता देना। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। लेकिन सच यह है कि हम समय उन चीजों के लिए निकालते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर रचनात्मकता आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप समय निकाल सकते हैं, शायद रोज सिर्फ 15 मिनट। लेकिन वह 15 मिनट आपके लिए, आपकी अभिव्यक्ति के लिए, आपकी खुशी के लिए होंगे। याद रखिए कि रचनात्मकता कोई विलासिता नहीं है, यह जरूरत है। यह वह तरीका है जिससे हम अपने आप को समझते हैं और दुनिया से जुड़ते हैं। जब हम अपनी रचनात्मकता को दबाते हैं तो हम अपने एक हिस्से को दबा देते हैं, और जब हम अपनी रचनात्मकता को खिलने देते हैं तो हम पूरे दिल से जीने लगते हैं। सातवां मार्गदर्शक हमारी आधुनिक जिंदगी की एक बड़ी समस्या को उजागर करता है। हम खेलना और आराम करना भूल गए हैं, और इससे भी बुरी बात यह है कि हमने थकान को एक गर्व की बात बना दिया है। हम अपनी व्यस्तता पर इतराते हैं। जब कोई पूछता है कैसे हो तो हम कहते हैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत काम है, नींद की भी फुर्सत नहीं। और हम यह ऐसे कहते हैं जैसे यह कोई उपलब्धि हो। खेल क्या है? यह कोई बेकार की गतिविधि नहीं है जैसा हम सोचते हैं। खेल वह समय है जब हम बिना किसी उद्देश्य के कुछ करते हैं। हम इसे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि यह मजेदार है, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है। यह हो सकता है कि आप गेंद से खेलें, कोई खेल खेलें, संगीत बजाएं, नाचें, या कुछ भी जो आपको आनंद दे। शोध बताता है कि खेल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी यह उतना ही जरूरी है। जब हम खेलते हैं तो हमारा दिमाग आराम करता है, हम तनाव से बाहर आते हैं, हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, हमारे संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन फिर भी हम खेलने के लिए समय नहीं निकालते, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह समय की बर्बादी है। आराम के बारे में भी यही बात है। हम आराम को कमजोरी मानते हैं। हम सोचते हैं कि जो लोग आराम करते हैं वे आलसी हैं। जो लोग सफल होना चाहते हैं उन्हें हर समय काम करना चाहिए। लेकिन यह सोच गलत है। आराम कमजोरी नहीं है, यह जरूरत है। जब हम आराम नहीं करते तो हमारा शरीर और मन थक जाता है, हमारी उत्पादकता गिर जाती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हमारे संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। आधुनिक समाज ने थकान को एक बैज बना दिया है। हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन ज्यादा व्यस्त है, कौन कम सोता है, कौन ज्यादा काम करता है। हम अपनी उत्पादकता से अपनी कीमत जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हम महत्वपूर्ण हैं, अगर हम आराम कर रहे हैं तो हम बेकार हैं। लेकिन यह सोच हमें नुकसान पहुंचा रही है। जब हम हर समय काम करते हैं तो हम खुद से, अपने परिवार से, अपनी खुशी से कट जाते हैं। हम मशीन बन जाते हैं जो सिर्फ काम कर रही है, और फिर एक दिन हम थम जाते हैं और सोचते हैं कि यह सब किस लिए था। हमने जिंदगी को जिया नहीं, बस गुजार दिया। शोध में जो लोग पूरे दिल से जीते हैं उनकी जिंदगी में खेल और आराम दोनों की जगह है। वे समझते हैं कि संतुलन जरूरी है। वे काम करते हैं लेकिन वे खेलना भी नहीं भूलते। वे जिम्मेदारियां निभाते हैं लेकिन वे आराम का समय भी निकालते हैं। और इस संतुलन की वजह से वे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा स्वस्थ हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादा उत्पादक भी हैं। खेल को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए सबसे पहले यह पहचानिए कि आपको क्या पसंद है। आपको किस चीज में मजा आता है। शायद आपको गाना पसंद है, शायद नाचना, शायद कोई खेल खेलना, शायद तैरना, शायद बाइक चलाना, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके लिए समय निकालिए। हर हफ्ते कुछ घंटे सिर्फ खेलने के लिए रखिए, और जब आप खेल रहे हों तो पूरी तरह मौजूद रहिए। फोन बंद कर दीजिए, काम की चिंता छोड़ दीजिए, बस उस पल में रहिए। आराम के लिए भी यही बात है। आराम का मतलब सिर्फ सोना नहीं है, हालांकि नींद बहुत जरूरी है। आराम का मतलब है अपने मन और शरीर को रिचार्ज करने का समय देना। यह हो सकता है कि आप कुछ ना करें और बस बैठें। यह हो सकता है कि आप ध्यान करें। यह हो सकता है कि आप प्रकृति में घूमने जाएं। जो भी आपको शांति दे वह करें। एक महत्वपूर्ण बात है सीमाएं बनाना। जब तक आप सीमाएं नहीं बनाएंगे
तब तक काम आपकी पूरी जिंदगी खा जाएगा। तय करें कि आप दिन में कितने घंटे काम करेंगे। तय करें कि आप हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरी तरह आराम करेंगे और इन सीमाओं को निभाएं। शुरू में मुश्किल लगेगी क्योंकि हम यह सोचेंगे कि अगर हमने यह काम नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब आप आराम करते हैं तो आप बेहतर काम करते हैं। अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आप अपनी कीमत किससे जोड़ते हैं। क्या आपकी कीमत आपकी उत्पादकता से आती है? अगर एक दिन आप काम नहीं कर पाएं तो क्या आप कम कीमती हो जाएंगे? जवाब नहीं है। आपकी कीमत आपके होने से आती है। आप एक इंसान हैं और हर इंसान कीमती है। यह समझ जब आती है तो थकान को बैज की तरह पहनने की जरूरत खत्म हो जाती है। 8वां मार्गदर्शक हमें सिखाता है कि शांति और स्थिरता विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में हम सब एक अजीब स्थिति में फंस गए हैं। हम लगातार चिंता में रहते हैं और यह चिंता इतनी सामान्य हो गई है कि हमें लगता है यही सामान्य जीवन है। हम सुबह उठते हैं तो मन में सैकड़ों विचार चल रहे होते हैं। दिन भर हम एक काम से दूसरे काम की तरफ भागते रहते हैं। रात को सोते समय भी मन शांत नहीं होता। शांति और स्थिरता में फर्क समझना जरूरी है। शांति का मतलब है तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल से मुक्ति। जब हम शांत होते हैं तो हम परिस्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर जवाब देते हैं। स्थिरता का मतलब है अपने अंदर ऐसी जगह बनाना जहां हम खुद से जुड़ सकें। यह वह समय है जब हम बाहरी शोर से दूर होकर अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में न शांति है न स्थिरता। हर समय कुछ न कुछ चल रहा होता है। फोन बज रहा है, संदेश आ रहे हैं, काम के ईमेल हैं, सोशल मीडिया है, टीवी चल रहा है। हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता और फिर हम सोचते हैं कि हम इतने तनाव में क्यों हैं, हम इतने थके हुए क्यों हैं। शोध में पाया गया कि चिंता हमारी जीवन शैली बन गई है। हम सोचते हैं कि चिंता करना जरूरी है। अगर हम किसी चीज के बारे में चिंता नहीं कर रहे तो हम लापरवाह हैं। अगर हम हर समय सतर्क नहीं हैं तो कुछ गलत हो जाएगा। यह सोच हमें हर समय तनाव में रखती है। हम एक समस्या से निपटते हैं तो दूसरी समस्या ढूंढ लेते हैं। हमारा मन कभी चैन से नहीं बैठता। इस तरह से जीना हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लगातार तनाव में रहने से हमारा शरीर थक जाता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। हमें नींद नहीं आती। हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ मौजूद नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा कहीं और होता है। शांति और स्थिरता विकसित करने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि चिंता और देखभाल में फर्क है। जब हम किसी चीज की देखभाल करते हैं तो हम सोच समझकर कदम उठाते हैं। हम योजना बनाते हैं, हम काम करते हैं। लेकिन चिंता में हम बस सोचते रहते हैं। हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हो सकती हैं लेकिन अभी हुई नहीं है। हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह सोचना हमें कुछ नहीं देता सिवाय तनाव के। एक व्यावहारिक तरीका है अपने दिन में शांति के पल बनाना। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों ध्यान करें। शुरुआत 5 मिनट से करें। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 5 मिनट बस शांति से बैठें। अपनी सांस पर ध्यान दें। जब विचार आए तो उन्हें जाने दें। धीरे धीरे यह समय बढ़ाएं। आप देखेंगे कि यह छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन को बदल देता है। दूसरा तरीका है अपने आसपास के शोर को कम करना। हर समय फोन पर रहने की जरूरत नहीं है। हर संदेश का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ समय ऐसा रखें जब आप फोन बंद कर दें। जब आप किसी के साथ हों तो पूरी तरह मौजूद रहें। जब आप खाना खा रहे हों तो बस खाने पर ध्यान दें, न कि टीवी या फोन पर। ये छोटी छोटी चीजें आपको वापस अपने पास लाती हैं। तीसरा तरीका है प्रकृति में समय बिताना। प्रकृति में एक खास शांति होती है। जब हम पेड़ों के बीच चलते हैं, जब हम पक्षियों की आवाज सुनते हैं, जब हम आसमान को देखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो पार्क में जाएं। अगर संभव हो तो कभी कभी पहाड़ों या समुद्र के किनारे जाएं। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। चौथा तरीका है सांस पर ध्यान देना। जब आप तनाव महसूस करें तो रुकें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस अंदर लें, कुछ पल रुकें, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह इतना सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। सांस हमें वर्तमान में लाती है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं
तो हम अतीत और भविष्य की चिंता से बाहर आ जाते हैं। पांचवा तरीका है अपनी सीमाएं पहचानना। हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम सबको खुश नहीं कर सकते, हम हर जगह नहीं हो सकते। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत सारा तनाव खत्म हो जाता है। हम सीखते हैं ना कहना, हम सीखते हैं अपने लिए समय निकालना, और जब हम अपनी देखभाल करते हैं तो हम दूसरों की भी बेहतर देखभाल कर पाते हैं। याद रखिए कि शांति कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई समस्या नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। शांति वह क्षमता है जो हमें तूफान के बीच भी स्थिर रहने देती है। यह वह आंतरिक ताकत है जो हमें कहती है कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर मैं ठीक हूं। नौवां मार्गदर्शक हमें सिखाता है कि सार्थक काम करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां काम का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। काम का मतलब है वह कुछ भी जो आप करते हैं और जो आपको उद्देश्य का एहसास देता है। यह पालन पोषण हो सकता है, सेवा हो सकती है, कला हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सार्थक काम करने के रास्ते में दो बड़ी रुकावटें हैं। पहली है आत्मसंदेह, वह आवाज जो कहती है कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम्हें यह करने का कोई हक नहीं है। दूसरी रुकावट है यह सोच कि मुझे यह करना चाहिए या वह करना चाहिए। समाज की अपेक्षाएं, परिवार की अपेक्षाएं, दोस्तों की अपेक्षाएं। हम वह करते हैं जो दूसरे चाहते हैं ना कि वह जो हम चाहते हैं। आत्मसंदेह एक बहुत ताकतवर दुश्मन है। यह हमें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। मान लीजिए आपके मन में एक विचार आता है, आप सोचते हैं कि मैं यह काम करूं, लेकिन फिर आत्मसंदेह की आवाज आती है। यह कहती है कि तुम्हारे पास काफी अनुभव नहीं है, तुम्हारे पास काफी योग्यता नहीं है, लोग हंसेंगे, तुम असफल हो जाओगे। और फिर आप उस विचार को छोड़ देते हैं। आप कभी शुरू ही नहीं करते। शोध में पाया गया कि हर सफल व्यक्ति को आत्मसंदेह होता है। फर्क यह है कि वे उस संदेह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे उस आवाज को सुनते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। वे समझते हैं कि यह सिर्फ डर है, और डर स्वाभाविक है। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो डर आता है, लेकिन डर का मतलब यह नहीं है कि हम नहीं कर सकते। दूसरी रुकावट है यह सोच कि मुझे यह करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें यह करना चाहिए। शायद उनके माता पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने, तो वे डॉक्टर बन गए, भले ही उन्हें संगीत पसंद था। शायद समाज कहता है कि यह काम अच्छा है, तो वे वही करते हैं, भले ही उनका दिल कहीं और है। इस तरह से जीना बहुत कठिन है। जब हम वह काम करते हैं जो हम नहीं चाहते, तो हम हर दिन थोड़ा मरते हैं। हम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे होते, हम किसी और की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते थे। हम खुद से इतने दूर हो जाते हैं कि अपनी आवाज भी नहीं सुन पाते। सार्थक काम खोजने के लिए सबसे पहले अपने आप से यह पूछना होगा कि मुझे क्या पसंद है? आपको किस काम में खुशी मिलती है? वह कौन सा काम है जो करते समय आप समय भूल जाते हैं? वह क्या है जो आप मुफ्त में भी करना चाहेंगे? ये सवाल आपको अपने जुनून की तरफ ले जाएंगे। दूसरा सवाल है कि मैं दुनिया को क्या देना चाहता हूं? आपकी कौन सी खूबी है जिससे दूसरों को फायदा हो सकता है? आपका कौन सा कौशल है जो किसी की मदद कर सकता है? जब आप अपने जुनून को दूसरों की सेवा से जोड़ते हैं तो आपको सार्थक काम मिल जाता है। तीसरा काम है आत्मसंदेह से लड़ना। जब वह आवाज आए तो उसे पहचानें, उसे एक नाम दे दें, और फिर उससे बात करें। उससे पूछें कि तुम क्यों यह कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ज्यादातर समय वह आवाज कोई सबूत नहीं दे पाएगी, क्योंकि वह सिर्फ डर की आवाज है। चौथा काम है छोटी शुरुआत करना। आपको एक दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी ऐसे काम में हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप तुरंत छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप अपने सार्थक काम की तरफ छोटे कदम उठा सकते हैं। शायद आप शाम को या छुट्टी के दिन अपने जुनून पर काम कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, वैसे वैसे रास्ता खुलता जाएगा। पांचवा काम है अपेक्षाओं को छोड़ना। यह सबसे मुश्किल है, क्योंकि हम अपने प्रियजनों को निराश नहीं करना चाहते। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि आपकी जिंदगी आपकी है, आपको इसे जीना है। अगर आप दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जींगे तो आप कभी खुश नहीं होंगे, और जब आप खुश नहीं होंगे तो आप अपने प्रियजनों को भी खुश नहीं रख पाएंगे।
सार्थक काम का मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन खुश रहेंगे। हर काम में मुश्किल दिन होते हैं, लेकिन जब आपका काम सार्थक होता है तो वह मुश्किलें भी सहने लायक लगती हैं। आप जानते हैं कि आप क्यों यह कर रहे हैं। आपको उद्देश्य का एहसास होता है और यह एहसास आपको आगे बढ़ाता रहता है। 10वां और आखिरी मार्गदर्शक शायद सबसे मजेदार है, और वह है हंसी, गाना और नृत्य को अपनी जिंदगी में जगह देना। लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है कूल दिखने की चाह और हर समय नियंत्रण में रहने की कोशिश। हम इतने सजग हो गए हैं कि हम अपने आप को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। हम डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं हम मूर्ख न दिखें, कहीं हम अजीब न लगें। आधुनिक समाज ने एक अजीब संस्कृति बना दी है जहां कूल दिखना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। कूल का मतलब है उदासीन रहना, भावनाओं को छुपाना, ऐसे दिखाना जैसे कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता। अगर आप बहुत ज्यादा उत्साहित दिखते हैं तो आप बचकाने लगते हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं तो लोग आपको गंभीर नहीं लेते। अगर आप नाचना चाहते हैं तो डर लगता है कि लोग देख रहे हैं। लेकिन यह तरीका हमारी खुशी छीन रहा है। जब हम अपने आप को इतना नियंत्रित करते हैं तो हम जिंदगी का मजा नहीं ले पाते। हम हर समय यह सोचते रहते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं। हम इतने अपनी छवि के बारे में सोचते हैं कि हम मौजूद ही नहीं रह पाते। हंसी के बारे में बात करते हैं। हंसी सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक औषधि है। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे रसायन निकलते हैं। हमारा तनाव कम होता है, हमारा दर्द कम होता है, हमारे संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि हंसी लोगों को जोड़ती है। लेकिन हम हंसना भूल गए हैं। हम इतने गंभीर हो गए हैं कि हमें हर चीज में समस्या दिखती है। शोध में पाया गया कि जो लोग पूरे दिल से जीते हैं वे खुलकर हंसते हैं। वे छोटी छोटी बातों में मजा ढूंढते हैं। वे खुद पर हंस सकते हैं। वे जानते हैं कि जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। हाँ, जिम्मेदारियां हैं, हाँ, मुश्किलें हैं, लेकिन इसके बावजूद हंसी के लिए जगह है। गाने के बारे में भी यही बात है। गाना सिर्फ गायकों के लिए नहीं है, गाना हर किसी के लिए है। जब हम गाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। गाना हमें खुशी देता है, हमें राहत देता है। लेकिन हम गाना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आवाज अच्छी नहीं है। हम भूल जाते हैं कि गाने का मकसद परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अपने आप को व्यक्त करना है। नृत्य के बारे में तो लोग और भी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। नाचना अपने शरीर को मुक्त करना है, यह खुशी की अभिव्यक्ति है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें नाचना नहीं आता, हम अजीब दिखेंगे, लोग हंसेंगे, तो हम बैठे रहते हैं। हम अपने शरीर को इतना नियंत्रित करते हैं कि वह जकड़ जाता है। यहां समझने वाली बात यह है कि कूल दिखने की कोशिश में हम अपनी असली खुशी खो देते हैं। जब हम यह सोचना बंद कर देते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो हम आजाद हो जाते हैं। हम नाच सकते हैं चाहे हमें आता हो या ना आता हो। हम गा सकते हैं चाहे हमारी आवाज अच्छी हो या ना हो। हम हंस सकते हैं चाहे हमारी हंसी कैसी भी हो। बच्चों को देखिए, वे बिना सोचे नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। वे परवाह नहीं करते कि कौन देख रहा है। वे बस वह करते हैं जो उन्हें खुशी देता है। और यही वजह है कि बच्चे इतने खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम यह सहजता खो देते हैं। हम सीख जाते हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, और इस सीख में हम अपनी खुशी खो देते हैं। कूल दिखने की चाह को छोड़ने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि आप किसके लिए जी रहे हैं। क्या आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए जी रहे हैं या अपनी खुशी के लिए? अगर आपका जवाब दूसरों को प्रभावित करना है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी की राय अलग है। किसी को आप पसंद आओगे तो किसी को नहीं। आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को खुश कर सकते हैं। दूसरा काम है छोटे कदम उठाना। अगर आप शर्मीले हैं तो एकदम से भीड़ में नाचने की जरूरत नहीं है। शुरुआत घर से करें। जब आप अकेले हों तो अपना पसंदीदा गाना लगाएं और नाचें। परवाह मत करें कि आप कैसे दिख रहे हैं, बस महसूस करें कि यह कैसा लग रहा है। धीरे धीरे आप ज्यादा सहज हो जाएंगे। तीसरा काम है हंसी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। ऐसी चीजें देखें जो आपको हंसाती हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको हंसाते हैं। मजाकिया कहानियां सुनें, मजाकिया फिल्में देखें, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर हंसना सीखें। जब आप कोई गलती करें तो खुद को कोसने के बजाय उस पर हंसें। यह आपको हल्का रखेगा।
चौथा काम है अपने आप को अभिव्यक्ति की इजाजत देना। गाना चाहते हैं तो गाएं, नाचना चाहते हैं तो नाचें, ऊंची आवाज में हंसना चाहते हैं तो हंसें। अपने आप को रोकें मत। जब आप अपने आप को व्यक्त करने की इजाजत देते हैं तो आप ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं, आप अपने से जुड़ते हैं। याद रखिए कि जिंदगी बहुत छोटी है इतनी गंभीरता के लिए। हाँ, जिम्मेदारियां हैं, हाँ मुश्किलें हैं, लेकिन इसके बीच में खुशी के पल भी हैं। और उन पलों को जीने के लिए हमें थोड़ा पागल होना पड़ेगा, थोड़ा बेफिक्र होना पड़ेगा। हमें कूल दिखने की चाह छोड़नी पड़ेगी और असली होने की हिम्मत करनी पड़ेगी। अब तक हमने इस किताब के सभी मुख्य विचारों को समझा है। 10 मार्गदर्शक जो हमें पूरे दिल से जीने की राह दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इन सब बातों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, क्योंकि जानकारी होना एक बात है और उसे अमल में लाना बिल्कुल दूसरी बात है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी होगी कि यह यात्रा रातों रात पूरी नहीं होगी। आप एक दिन में पूरी तरह बदल नहीं जाएंगे। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ता चाहिए। कुछ दिन आप अच्छा करेंगे, कुछ दिन पुरानी आदतों में वापस लौट जाएंगे, और यह बिल्कुल ठीक है। यह यात्रा का हिस्सा है। दूसरी बात, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करें। 10 मार्गदर्शक हैं और हर एक महत्वपूर्ण है, लेकिन आप एक साथ 10 पर काम नहीं कर सकते। 1 या 2 को चुनें जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगते हैं। शायद आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा खुद के प्रति करुणा की जरूरत है, तो उस पर काम शुरू करें। या शायद आपको लगता है कि आप दूसरों की सोच से बहुत प्रभावित होते हैं, तो प्रामाणिकता पर काम करें। जब आप एक चीज में बेहतर हो जाएं, तो दूसरी चीज पर ध्यान दें। तीसरी बात, अपनी प्रगति को लिखकर रखें। एक डायरी रखें जहां आप अपने अनुभव लिखें। जब आपने किसी मुश्किल परिस्थिति को संभाला तो कैसे संभाला? जब आपने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया तो क्या हुआ? जब आपने खुद के प्रति दयालु होने की कोशिश की तो आपको कैसा लगा? यह लिखना 2 काम करता है। पहला, यह आपको अपनी प्रगति दिखाता है। दूसरा, यह आपको अपने पैटर्न समझने में मदद करता है। चौथी बात, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको सहारा दें। पूरे दिल से जीना आसान होता है जब आपके आसपास के लोग भी ऐसे ही जीते हैं। ऐसे लोगों को खोजें जो आपकी असलियत को स्वीकार करते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपकी कमजोरियों को आपकी ताकत मानते हैं। और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपको असुरक्षित महसूस कराते हैं। 5वीं बात, खुद के साथ नरम रहें। जब आप गलती करें, जब आप पुरानी आदतों में वापस जाएं, तो खुद को मत कोसें। याद रखें कि खुद के प्रति करुणा यह यात्रा का हिस्सा है। खुद से कहें कि मैं इंसान हूं और इंसान से गलती होती है, और फिर दोबारा कोशिश करें। हर बार जब आप गिरकर उठते हैं तो आप थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। 6ठी बात, आभार व्यक्त करना मत भूलें। हर रोज उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। यह आपको कमी की सोच से बचाएगा, यह आपको वर्तमान में रखेगा और यह आपको खुशी देगा। 7वीं बात, अपने शरीर की देखभाल करें। पूरे दिल से जीने के लिए सिर्फ मानसिक बदलाव काफी नहीं है, आपके शरीर की भी देखभाल जरूरी है। अच्छा खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है। 8वीं बात, शांति के लिए समय निकालें। हर रोज कुछ समय ऐसा रखें जब आप शांति में बैठें। यह ध्यान हो सकता है, प्रार्थना हो सकती है, या बस चुपचाप बैठना हो सकता है। यह समय आपको अपने से जोड़ेगा, यह आपको आपकी आंतरिक आवाज सुनने में मदद करेगा। 9वीं बात, रचनात्मक बने। हर रोज कुछ ऐसा करें जो आपकी रचनात्मकता को बाहर लाए। यह कुछ भी हो सकता है, लिखना, पेंटिंग करना, संगीत बनाना, खाना बनाना, बागवानी करना। जो भी आपको पसंद हो वह करें। यह आपको खुशी देगा और आपको अपने से जोड़ेगा। 10वीं बात, खेलें और हंसें। अपनी जिंदगी को इतना गंभीर मत बनाएं। मजा करने के लिए समय निकालें। ऐसी चीजें करें जो आपको हंसाती हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको खुश करते हैं। यह जिंदगी एक बार मिलती है और यह बहुत कीमती है इसे गंभीरता में गुजारने के लिए। दोस्तों, डॉक्टर ब्रेने ब्राउन ने 12 साल की मेहनत से यह खोज की कि पूरे दिल से जीना संभव है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई रहस्य नहीं है, यह एक चुनाव है। हर दिन हम चुनते हैं कि हम कैसे जीना चाहते हैं। क्या हम डर में जीना चाहते हैं या साहस में? क्या हम शर्म में जीना चाहते हैं या करुणा में? क्या हम अलगाव में जीना चाहते हैं या जुड़ाव में?
आज से आप भी यह चुनाव कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप पूरे दिल से जीना चाहते हैं। तो आज से शुरुआत करें। एक छोटा कदम उठाएं। अपने आप के प्रति दयालु बने, अपनी असलियत को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत मानें, दूसरों से सच्चा जुड़ाव बनाएं, आभारी रहें, हंसें, खेलें और पूरे दिल से जिएं, क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप प्यार के लायक हैं, आप खुशी के लायक हैं। आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। तो दोस्तों, ये था द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन की पूरी यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे किस किताब का सारांश आप सुनना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह चैनल आप सबके लिए है। तो बेझिझक अपनी पसंद की किताबों के नाम कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और पूरे दिल से जिएं। जय हिंद।